मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं, प्रथम पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं और दूसरा पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करेंगे। फिर समय मिलेगा तो हम लोग नीलगिरी पहाड़ी पर भी विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर विचार विमर्श करते हैं। सह्याद्री की बात करें तो इसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के समानांतर या 1600 किलोमीटर में ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताप्ती नदी सूरत के पास अरब सागर में गिरती है और कन्याकुमारी भारत के सबसे निचले भाग पर, तो यहाँ सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर में यह पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो लगभग 1000 से लेकर के 1400 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। सह्याद्री पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और इसके पश्चिमी तट के जलमग्न होने के कारण इस पर्वत का निर्माण हुआ है। खंड पर्वत, ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत सब पर्यायवाची हैं। ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता इस प्रकार से होता है कि किसी भी स्थल खंड के दोनों तरफ के खंड धंस जाएं और बीच वाला खंड बचा रहे तो उसे बीच वाले खंड को ब्लॉक पर्वत या खंड पर्वत के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर सह्याद्री के पश्चिमी भाग मुख्य रूप से धंस करके जलमग्न हो गया और इसी से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए इसके पश्चिमी ढाल जो हैं वो तीव्र, तीक्ष्ण और तीखा है, तेज है, और पूर्वी ढाल इसके मंद हैं। अतः पश्चिमी ढाल इसके सह्याद्री पर्वत के पश्चिमी ढाल जो है वह एक अवरोध का काम करता है और जब मानसूनी पवनें प्रवेश करती है भारत में तो उन पवनों को यह रोकता है। अतः इसके पश्चिमी ढाल पर बहुत वर्षा होती है। आप गौर करके देखें तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा 115 से 118 सेंटीमीटर वार्षिक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन इन क्षेत्रों में सह्याद्री के पश्चिमी भाग में 250 से लेकर के 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन सदाबहार वन के कारण जैव विविधता अधिक है और जैव विविधता के दृष्टिकोण से भारत का यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं सह्याद्री पर्वत कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता इस बात में भी है कि हिमालय के बाद यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की लंबाई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग 2500 किलोमीटर है, जो नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक भारत के यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखें तो 2500 किलोमीटर एक चाँप की आकृति का पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है और यह 1600 किलोमीटर पश्चिमी तट के समानांतर फैला हुआ है। तो एक इसकी विशेषता यह है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी के रूप में इसे देखा जा सकता है। ये सह्याद्री पर्वत की एक और विशिष्टता यह है कि प्रायद्वीपीय भारत का यह जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। अगर आप इसके पश्चिम की नदी को देखें तो पंबा नदी, मांडवी नदी, पेरियार नदी, ये सारी नदियां अरब सागर में अपने जल को विसर्जित करती है। जबकि इसके पूरब की नदी को देखें जैसे गोदावरी, जैसे हम देखते हैं कि कृष्णा, जैसे बेगई, जैसे कावेरी, जैसे पेन्नार, ये सारी नदियां जो हैं अपने जल का विसर्जन बंगाल की खाड़ी में करती है। पूर्ण रूपेण सह्याद्री या पश्चिमी घाट को हम देखने और समझने की कोशिश करें तो विद्वजनों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला उत्तरी सह्याद्री, दूसरा मध्य सह्याद्री और तीसरा दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री को भी 3 भागों में बांटा गया है, अन्नामलाई की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी। अब हम अगर उत्तरी सह्याद्री को देखें तो ये तापीती के मुहाने से
ताप्ती नदी के मुहाने से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अगर देखें तो ये गोवा से ऊपर का भाग आएगा, यानी कि महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग तक उत्तरी सह्याद्री का भाग है। इसमें मुख्य रूप से देखें तो दो महत्वपूर्ण चोटी है। सबसे पहले तो हम देखें तो कलसूबाई यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 1648 मीटर है और यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। आप देखेंगे तो कलसूबाई का रीजन यहीं होगा महाराष्ट्र वाले एरिया में और यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। यह नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और नासिक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यहीं त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महत्वपूर्ण लिंग माना जाता है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहां पर हम देखते हैं महाबलेश्वर की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1438 मीटर है और यहां से 5 नदियां निकलती है। यह सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहीं से कृष्णा नदी निकलती है, यहीं से गायत्री नदी निकलती है, यहीं से सावित्री नदी निकलती है, यहीं से कोयना नदी निकलती है और बेन्ना नदी निकलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो महाबलेश्वर वाला भाग है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और महाबलेश्वर को आप देखें तो इसी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र यानी कि कलसूबाई और महाबलेश्वर ये हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहीं पर हरिश्चंद्र श्रेणी भी है जो पूना जिला में, आपको पुणे में अवस्थित है। उत्तरी सह्याद्री की एक और विशिष्टता यह है कि इसके ऊपरी भाग जो हैं वह लावा के निक्षेप से बना है। वह लावा के निक्षेप से बना है। ये भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम मध्य सह्याद्री पर आएं तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पर्वत तक यह फैला हुआ है। 16 डिग्री अर्थात मोटे तौर पर गोवा और कर्नाटक, यहाँ पर 3 प्रमुख पर्वत श्रेणी और पर्वत की चोटियाँ हैं। सबसे पहला बाबा बुदान की पहाड़ी है और बाबा बुदान की पहाड़ी की ऊंचाई अगर हम देखें तो 1895 मीटर है। इसे दत्तात्रेय चोटी और पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। वस्तुतः दत्तात्रेय हमारे यहाँ के एक ऋषि रहे हैं और उन्हीं के नाम पर इस चोटी का नाम था, जिसे अब बाबा बुदान के पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी विशिष्टता यह है कि यह लौह अयस्क के लिए लोहा के प्रचुर भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। यहीं पर एक दूसरी चोटी है, दूसरी पर्वत चोटी है कुद्रेमुख की चोटी जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है और कुद्रेमुख में लोहा के 2 महत्वपूर्ण अयस्क हेमाटाइट और मैग्नेटाइट मिलते हैं और हेमाटाइट मैग्नेटाइट यहाँ से निकाले जाते हैं और ईरान को निर्यात किया जाता है। और यहीं पर ये दोनों चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कर्नाटक के, और यहीं पर न्यू मंगलुरु बंदरगाह है। उसी बंदरगाह से इसे ईरान को निर्यात किया जाता है। एक तीसरी चोटी यहाँ पर पुष्पगिरी की चोटी है जिसकी ऊंचाई 1754 मीटर है और यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और यह पुष्पगिरी की एक समस्या यह है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर वनों की कटाई हो गई और वनों की कटाई जहाँ होगी वहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या पैदा हो जाएगी और जहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या पैदा हो जाएगी वहाँ पर कई तरह के वो क्षेत्र कई तरह से संकटपन्न क्षेत्र में आ जाएंगे। अब हम लोग मध्य सह्याद्री से नीचे वाले भाग में आए तो दक्षिणी सह्याद्री में आए और दक्षिणी सह्याद्री के क्षेत्र को अगर देखें तो दक्षिणी सह्याद्री में आपको सबसे पहला चोटी जो है पहाड़ी जो है वह अन्नामलाई की पहाड़ी है। ये नीलगिरी से कन्याकुमारी तक दक्षिणी सह्याद्री फैला हुआ है और नीलगिरी से अगर नीलगिरी की चोटी को देखें तो यहाँ पर है और यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पूरा दक्षिणी सह्याद्री है। और इसके सबसे ऊपर वाले भाग को देखें ये भाग तो ये अन्नामलाई पहाड़ी है और अन्नामलाई नीलगिरी के दक्षिण में है। केरल तथा तमिलनाडु के यह सीमा रेखा बनाती है और इसी में अनाईमुडी पर्वत चोटी है जो पूरे प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कार्डिमम की चोटी पहाड़ी है। ये कार्डिमम जिसे इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं,
ये कार्डिमम पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी अगस्त्यमलाई की चोटी है और अगस्त्यमलाई की ऊंचाई 1866 मीटर है और अगस्त्यमलाई जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः यहाँ 2001 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, यानी कि जैव विविधता वाला क्षेत्र, यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और ये केरल में अवस्थित है आपको। और ये मसाले के, कार्डिमम का अर्थ ही होता है इलायची, तो ये मसाले के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है क्षेत्र है। इसके बाद हम अगर आए तो पालनी की पहाड़ी, और पालनी की पहाड़ी की बात करें तो पालनी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है और पालनी की पहाड़ी में कोदाई कुनाल यहाँ की एक पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है। तमिलनाडु में 2 हिल स्टेशन हैं, एक ऊटी जो नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है और दूसरा कोदाई कनाल जो पालनी के पहाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 2195 मीटर है, ये पालनी के पहाड़ी का। और यहीं से हम देखते हैं कोदाई कुनाल की ऊंचाई 2195 मीटर है और यहीं से ताम्रपर्णी नदी निकलती है और ताम्रपर्णी नदी के नीचे में 2 जलप्रपात है, एक का नाम वनतीर्थम है और दूसरे का नाम पापनाशम है। अब अगर पालनी पहाड़ी के लोकेशन को देखें तो ये आपको कार्डिमम से उत्तर और पूरब की तरफ निकल जाता है, तो कुल मिलाकर के ये तमिलनाडु में अवस्थित है। और कार्डिमम के नीचे में नागरकोयल नामक एक पहाड़ी है जो भारत के सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। अब हम लोग पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों की बात करें तो 4 प्रमुख दर्रे हैं। पहला थाल घाट, दूसरा भोर घाट, तीसरा पाल घाट और चौथा सेनकोटा। अगर थाल घाट की बात करें तो यह थाल घाट महाराष्ट्र में है और यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, यानी नासिक कहें या कोलकाता कहें। ये इस थाल घाट से NH3 अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुजरता है जो मुंबई से कोलकाता तक जाता है भाया नासिक, इसीलिए हम कह सकते हैं मुंबई को नासिक से जोड़ता है। दूसरा भोर घाट है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है और इससे NH4 यानी NH चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग 4 गुजरते हैं। और तीसरा है, ये भी महाराष्ट्र में ही है, और तीसरा है पाल घाट। ये पाल घाट जो है यह नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में केरल में अवस्थित है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसी पालघाट दर्रे से मानसूनी पवन तमिलनाडु के अंदरूनी भाग में प्रवेश करके वहां वर्षा करवाती है और यही पालघाट से NH47 गुजरता है और NH47 कोच्चि और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। और सेनकोटा की बात करें तो यह भी केरल में पड़ता है और यह केरल में पड़ता है और ये अन्नामलाई और कार्डिमम के बीच में है सेनकोटा, और यह है तिरुअनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है और इससे जाने वाली जो सड़कें हैं वो NH49 है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 49 इस होकर के गुजरते हैं जो तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ते हैं। अब हम लोग पूर्वी घाट पर विचार विमर्श करते हैं। जिस तरह से पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के समानांतर अविच्छिन्न 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसी तरह से पूर्वी घाट पूर्वी जो तटीय क्षेत्र हैं उसके समानांतर फैले हुए हैं, लेकिन यह अविच्छिन्न नहीं है, यह कटा फटा है। इसके अविच्छिन्न नहीं होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि कई नदियां जैसे गोदावरी, जैसे कृष्णा, जैसे पेन्नार, जैसे कावेरी इसको कई जगह काटती है और कटने के कारण इसमें अविच्छिन्नता नहीं है। लेकिन यह महानदी से अगर हम देखें तो बेगई नदी तक, यानी कि उड़ीसा के महानदी से तमिलनाडु के बेगई क्षेत्र तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी अविच्छिन्नता जो है वो महानदी से गोदावरी घाटी तक इसकी अविच्छिन्नता है। यहाँ तक ये सतत है, फिर उसके बाद यह असतत हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200-1300 मीटर है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई की बात हम करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है।
अर्थात इस पर्वत का अपरदन बड़े स्तर पर हुआ और इस अपरदन के कारण हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो जाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि पूर्वी घाट जो है यह एक प्राचीन बलित पर्वत है जो अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में आ गया है। इस बलित पर्वत के निर्माण में गोंडवानालैंड प्लेट और पूर्वी महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण के कारण इसका निर्माण हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक पुराना बलित पर्वत है और अब काफ़ी अपरदित हो गया है, इसलिए इसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो गई है। पूर्वी घाट को अगर देखा जाए तो इसको भी 3 भागों में बांट कर देखा जा सकता है। इसके उत्तरी भाग जो पूर्वी घाट के हैं इसको उत्तरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके मध्य भाग जो हैं इसे कडप्पा पहाड़ी के नाम से जानते हैं और इसके दक्षिणी भाग जो हैं इसे तमिलनाडु के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम इसको उत्तरी भाग को देखें तो इसमें आंध्र प्रदेश क्षेत्र में नल्लामलाई की पहाड़ी 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहला नल्लामलाई की पहाड़ी, दूसरा हम देखते हैं एरामलाई की पहाड़ी और तीसरा हम देखते हैं पालकुंडा की पहाड़ी। ये तीनों आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। और अगर तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में 4 प्रमुख पहाड़ी, पहला जावदी की पहाड़ी, दूसरा सेबराय की पहाड़ी, तीसरा हम देखते हैं पंचमलाई की पहाड़ी और चौथा सिरुमलाई की पहाड़ी। तो ये 4 और प्लस 3 ये 7 प्रमुख पहाड़ी हैं जो पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश से लेकर के कहाँ तक, तो तमिलनाडु तक अवस्थित है। पूर्वी घाट की अगर हम ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम की चोटी है जो विशाखापत्तनम में ही अवस्थित है और इसे अरमाकोंडा की चोटी कहा जाता है। और विशाखापत्तनम में है इसलिए विशाखापत्तनम की चोटी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर है और ये विशाखापत्तनम में है तो आंध्र प्रदेश में पड़ेंगे, तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण चोटी हम देखते हैं कि महेंद्रगिरी की चोटी है जो उड़ीसा के गंजाम में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ये महेंद्रगिरी के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहीं पर भगवान परशुराम ने अपना साधना किया था और अभी भी उन्हीं के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि अभी भी वहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं। तो इसी जगह पर शेषाचलम पूर्वी घाट जैव विविधता के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध है और यहाँ पर शेषाचलम जिसको बायोस्फीयर रिजर्व हम कहते हैं उसका निर्माण किया गया था 2010 में और यहीं पर सतमंगलम जो तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये शेषाचलम आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। 2010 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और यहाँ पर सत्यमंगलम एक जंगल है, एक पहाड़ी है जिसको टाइगर रिजर्व बनाया गया और ये टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के ईरोड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ईरोड डिस्ट्रिक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहीं पर रामानुजम का जन्म हुआ था। अब अगर हम नीलगिरी की चोटी पर्वत को देखें तो नीलगिरी के पर्वत के संदर्भ में देखा जाए तो जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलती है उसी जगह नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की पहाड़ी की अवस्थिति देखें तो यह तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के सीमा पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है और यह एक गांठ वाला क्षेत्र, एक ग्रंथि है। यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। यह एक खंड पर्वत का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? एक खंड पर्वत का उदाहरण है और यहाँ पर टोडा नामक जनजाति निवास करते हैं और यह जनजाति भैंस पालने के लिए अत्यंत विख्यात हैं। चाय की खेती के लिए नीलगिरी बहुत महत्वपूर्ण है और जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जिसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं 1986 में नीलगिरी को ही बनाया गया था। उसके बाद नंदा देवी 88 में और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो सबसे पहला जैव विविधता वाला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है और यहाँ पर डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है
दुद्धा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और यहीं पर ऊटी, जिसको हम उदकमंडलम कहते हैं, वो पर्यटक स्थल है। आज हम लोगों ने सह्याद्री पर्वत, दूसरा पूर्वी घाट और तीसरा नीलगिरी के पहाड़ी पर विचार विमर्श किया। शेष कुछ जो प्रायद्वीपीय भारत की चीज़ें रह गई है उस पर हम लोग अगली वीडियो में विचार विमर्श करेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत का अंतिम वीडियो होगा। धन्यवाद।